वेलकम बैक नाजरीन, वेलकम बैक। जिस तरह से मैंने ब्रेक से पहले जिक्र किया था, हमारे जो सेकंड गेस्ट है वो हमें ज्वाइन कर चुके हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मखदूम मोहसिन, GDA से इनका ताल्लुक़ है। सर, मैं आपको खुशामदीद कहूँगी, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। सिंध असम्बली में बजट पेश, लेकिन तहरीक इंसाफ और MQM बजट तस्लीम करने को तैयार नहीं है, तो इस पर GDA का क्या रद्द-ए-अमल है? देखिए, हम मैडम कोलिशन पार्टनर्स हैं फेडरल गवर्नमेंट के, तो हमारा मौक़िफ़ वही है जो PTI का है या MQM का है। वो हम सारे कोलिशन पार्टनर्स हैं। हमने एक मिलकर स्ट्रेटजी बनाई। हमारे 15 मेंबर्स हैं सिंध असम्बली में भी, और 15 मेंबर्स की यही स्ट्रेटजी है कि हम, क्योंकि आप देखेंगे गुज़िश्ता 3-4 साल की बजट्स में, या आप की तो आप कंपेयर कर लेते हैं लेकिन फेडरल गवर्नमेंट की, लेकिन आप अगर सिंध में देख लेंगे तो सिंध में पिछले 12 सालों से एक ही पार्टी की हुक्मरानी है और बजट में कोई ख़ास रिलीफ नज़र नहीं आता। डेवलपमेंट्स तो रखते हैं। अब जैसे सिंध में उन्होंने एनुअल डेवलपमेंट फंड्स में इन्होंने 43% का इन्होंने इंक्रीज़ रखा है। उस इंक्रीज़ के बावजूद मसला ये कि वो फंड्स यूज़ नहीं होते और लैप्स कर जाते हैं। तो फंड्स कहाँ यूज़ करते हैं ये फिर? फंड्स यूज नहीं, देखें, यूज नहीं होते, ओके, लैप्स हो जाते हैं। मीन्स इन्होंने इंक्रीज रखा है, इंक्रीज ठीक है रखा है, बेहतर है। मसला ये कि अब नैब के कवानीन काफ़ी सख्त हो चुके हैं और पहले दौरों में जैसे करप्शन होती थी उतनी करप्शन अब होना ईजी नहीं है। तो ये जब कमीशनों के फैसले नहीं कर पाते, प्रॉपर काम नहीं कर पाते, तो फिर ये उस चीज़ से डिले कर करके फिर फाइनेंशियल ईयर एंड हो जाता है और फिर अगला साल आ जाता है, नई बजट आ जाती है और वो जो पैसे पड़े हैं वो ज़ाया हो जाते हैं। ठीक है जी। तो अभी इन्होंने इंक्रीज रखा है 43% का। और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिन पे हमें हैं तहफ़्फ़ुज़ात, और उसी वही एक रीज़न है कि GDA हमारा अलाइंस है या MQM है या PTI वाले हैं, वो इस चीज़ की वजह से वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे। और भी काफ़ी सारी चीज़ें हमें कोई आवाम के लिए ख़ास कोई रिलीफ नज़र नहीं आ रहा। अब जैसे उन्होंने 20 से 25% इंक्रीज़ उन्होंने रखा है सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में कि इंक्रीज हो, लेकिन आप मुझे बताएं, ये तो इन्होंने पहले भी यही सारे दावे वादे किए थे सरकारी मुलाजमीन, उनकी तनख्वाहों में हम इजाफा करेंगे, लेकिन उस तरह का तो कोई इनको इजाफा अभी तक नजर नहीं आया। ये हर साल इनके अनाउंसमेंट होते हैं और वो सिर्फ टीवी के हद तक ही होते हैं। इसके ऊपर क्यों नहीं कोई किसी किस्म का इम्प्लीमेंट किया जाता है? नहीं मैम, अगर बजट में पेश हुआ है, देखिए टीवी पे बात करें या इंटरव्यूज में बात करें या टॉक शोज में बात करें, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन बजट में अगर कोई चीज़ इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो मैं समझता हूं कि वो इंक्रीज होता आ रहा है। लेकिन उस पर भी सवाल या निशान है कि आप सिर्फ एक सेक्टर को आप प्रायोरिटाइज कर रहे हैं। ठीक है, सरकारी मुलाजमीन, अब 12 साल से एक ही पार्टी की सिंध में हुक्मरानी है और इन्होंने, एक तो पहली चीज़, सियासी भर्तियां नहीं होनी चाहिए। इन्होंने जो भर्तियां की हैं वो सारी अपने लोगों को नवाजा है। अब अगर इंक्रीज कर रहे हैं सैलरी तो ये अपने लोगों को ही अकोमोडेट कर रहे हैं ना। अब जैसे जो बिजनेस कम्युनिटीज़ हैं, जो प्राइवेट सेक्टर में बिजनेस करते हैं, जो लोग जो जैसे आप हो गए, हम बिजनेस करते हैं प्राइवेट, आप प्राइवेट जॉब करते हैं, मुझे पता आपके लिए या मेरे लिए या प्राइवेट इदारों से वाबस्ता लोगों के लिए क्या रिलीफ है? सर, अभी प्राइवेट सेक्टर्स की तो बात ही नहीं हो रही। मीडिया का हाल आपके सामने, जो हमारे मीडिया के जो ज़ाहिर जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए भी किसी किस्म के इनको कोई पॉलिसीज़ निकालनी चाहिए, लेकिन उनके लिए भी किसी किस्म के कोई अभी तक इन्होंने पॉलिसीज़ निकाली नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हैं। एग्रीकल्चर से कनेक्टेड हमारा मुल्क है, प्राइमरी सेक्टर से कनेक्टेड है। एग्रीकल्चर के लिए कोई ख़ास रिलीफ नहीं है। प्राइवेट सेक्टर में जो लोग काम करते हैं, NGOs में काम करते हैं, जैसे आपने कहा मीडिया से वाबस्ता लोग हैं, अगर सपोज़ किसी की 50,000 या 40,000 सैलरी है तो उसमें मुझे पता है क्या इंक्रीज़ है, महंगाई तो इंक्रीज़ हो गई। और फेडरल बजट पे हम आ जाते हैं तो उन्होंने कहा कि महंगाई भी होगी और पेट्रोल प्राइसेस का इंक्रीज आएगा। हालांकि इन्होंने काफ़ी बैलेंस करने की कोशिश की है बजट को, लेकिन अगर पेट्रोल बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली आटा बढ़ेगा तो बिजली की कीमत भी बढ़ेगी। तो जो प्राइवेट सेक्टर में लोग काम कर रहे हैं, मुझे पता है महंगाई तो उनको वही फेस करनी पड़ेगी और सैलरी पुरानी होगी। बिल्कुल, आपने बहुत ही अच्छी बात की कि जो प्राइवेट सेक्टर्स में जो लोग मुलाजमीन हैं उनको वही सारी महंगाई को फेस करना पड़ेगा, लेकिन अगर हम बात करते हैं गवर्नमेंट मुलाजमीन की तो उनकी अगर सैलरीज में इंक्रीजमेंट होता है, उनको इस किस्म का कोई फ़ायदा होता है तो चले, ये तो अच्छी बात है। लेकिन जो फेडरल गवर्नमेंट ने, इमरान खान साहब ने जो पहले कहा था कि हम इतनी नौकरियाँ देंगे, इतने लोगों को घर देंगे, आपके सामने भी जो पूरे कराची में जो गैर कानूनी तजावुज़ात के खिलाफ जो ऑपरेशन हो रहा है, इंक्रोचमेंट हो रही है, तो जो इन्होंने घर देने के जो ख्वाब दिखाए थे, यहाँ पे तो लोगों को घरों से बेघर किया जा रहा है। इस पर क्या कहेंगे?
मैम पहली चीज़ के कार्रवाई होनी चाहिए न्यूट्रल अंदाज में, और हमेशा होनी चाहिए, ये नहीं कि कभी प्राइम मिनिस्टर आ जाए, कभी कोई चीफ मिनिस्टर आ जाए कार्रवाई करे। ये एक सिस्टम होना चाहिए। अगर जैसे आप दूसरे ममालिक में आप चले जाएं तो वहाँ पे एक प्रॉपर सिस्टम है, और इंक्रोचमेंट का तस्वर ही नहीं है। ठीक है, कार्रवाई हो रही है, छोटी छोटी चीज़ों पे कार्रवाई हो रही है इंक्रोचमेंट का। जैसे चीफ जस्टिस साहब ने भी रिमार्क्स दिए कि इंक्रोचमेंट, एक टावर गिराने की बात की चीफ जस्टिस साहब ने। उससे पहले कराची में उन्होंने कहा कि सिंध के अलावा सारे 3 सूबे जो है तरक्की पजीर हैं। चीफ जस्टिस साहब की रिमार्क्स कोई किसी सियासतदान के या किसी पार्टी एफिलिएटेड लोगों के नहीं थे। उसके बाद आप देख लें, सबसे बड़ा मसला है मैं समझता हूँ इंक्रोचमेंट में बहरिया टाउन का। 16,000 एकड़ की ऑफिशियल लीज है बहरिया टाउन की, लेकिन तजावजात कर करके अब वो 22,000 एकड़ पे जा पहुंची है। पहले तो उस पे कार्रवाई होनी चाहिए न्यूट्रल बेस पे, और वो जहाँ तक जो गरीब तबके के या कमज़ोर तबके के जो गांव हैं वहाँ पे करीब, उन पे जो उन्होंने गैर कानूनन गैर ज़िम्मेदाराना अंदाज से उन्होंने जो उन पे जो कार्रवाइयाँ कर कर उनको जो बेघर किया है, पहले तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। उसके बाद फिर कराची का भी सबसे बड़ा मसला मैं समझता हूँ चाइना कटिंग हो गई, इंक्रोचमेंट हो गई, और न्यूट्रल बेस पे कार्रवाई, एक पॉलिटिकली नहीं करना चाहिए। जैसे सपोज अगर बहरिया टाउन अगर फाइनेंसर हैं सिंध गवर्नमेंट के या सिंध गवर्नमेंट की लीडरशिप के, तो उनको एक प्रायोरिटी दी जा रही है, और दूसरी तरफ कराची के जो न्यूट्रल अवाम है जो इस पार्टी को वोट नहीं करते, और फिर उनको कार्रवाई का निशाना बनाया जा रहा है। तो ये सरासर एक मैं समझता हूँ दोहरा मयार भी है और नाइंसाफी भी है। इस चीज़ से हमें गुरेज भी करना चाहिए और एक न्यूट्रल चीज़ होनी चाहिए। आपने यहाँ पे भी बात की कि बहरिया टाउन के जरिए लोगों को बेघर किया जा रहा है, तो वो बहरिया टाउन लोगों को तो घर प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो बेघर कैसे कर रहे हैं? 16,000 एकड़ की लीज है, उस पे जो भी घर बेच रहे हैं सिटीजन्स को वो लीगल है, जायज़ है। ठीक है, उस पर कोई सवाल या निशान नहीं है। जिन लोगों को वो घर दे रहे हैं, लोग परचेज कर रहे हैं, वो लीगल है। लेकिन 16,000 के बाद जो 6,000 एकड़ वो एक्स्ट्रा गए हैं, वो कानूनन उसकी कोई वैल्यू नहीं है, वो इंक्रोचमेंट है। 22,000 एकड़ एक बड़ी अराजी होती है मैडम। 16,000 एकड़ पे जो लीगल चीज़ है वो, अब सपोज हम ये K21 का ऑफिस है, ये लीगल है, जायज़ है, ठीक है। लेकिन उसके बाद आप 4 मीनार पे चले जाएं, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है अवाम की, उस पर भी आप एक छोटा सा ऑफिस बना लें, तो हम कहेंगे K21 इलीगल है, ये दुरुस्त नहीं होगा। ये जहाँ पे आप यहाँ पे ये लीगल है, वहाँ पे जो आपने इंक्रोचमेंट की है वो जल्द से जल्द मिटना चाहिए, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो दो राय, लोग स्टडी नहीं करते, लोग गलत समझते हैं। बहरिया टाउन में जो सिटीजन्स रह रहे हैं उनके साथ भी नाइंसाफ़ी हो रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो 16,000 जो ऑफिशियल लीज है वहाँ पे जो लोग जो पैसे देकर बैठे हैं उनकी चीज़ें तोड़ें, ये भी गलत है। लेकिन जो वहाँ के मालिकान हैं, वो जो गैर कानूनी अपने अख्तियारात का और ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो गलत है, उसकी हम मजम्मत करते हैं। ठीक है जी, मतलब जो भी आपने रकबा बताया कि ये इतना पोर्शन इनका गैर कानूनी और ये लीगल है, तो वो जो इसके ऊपर बना रहे हैं, तो इसके ऊपर किसी किस्म का कोई एक्शन क्यों नहीं ले रही है हमारी गवर्नमेंट? यही तो मसला है मैडम। सिंध गवर्नमेंट को हम समझते हैं कि उनके सिंध गवर्नमेंट की लीडरशिप का शायद कोई ख़ास कंसर्न है या कोई फाइनेंशियल कोई इंटरेस्ट है उनके, कि वो इस कार्रवाई से, कराची में तो कार्रवाई होती है फ़ौरन आ जाते हैं, लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट आ जाता है कि यार जल्दी किसी गरीब का घर मिटाना हो, फ़ौरन मिटाओ। भाई ठीक है, मिटा दें। अगर कोई गरीब कर रहा है काम, नाज़माबाद में कर रहा है, कोई गुलशन में कर रहा है, कोई कोरंगी में कर रहा है, ठीक है, डू इट। लेकिन आप एक एग्जाम्पल बने। इंटीरियर सिंध में भी होना चाहिए, अंदरून सिंध में भी होना चाहिए, बैरून सिंध में भी होना चाहिए, शहरी इलाकों में भी होना चाहिए, हर जगह पे होना चाहिए ना। जहाँ पे आपके वोटर्स हैं वहाँ पे आप उनको सहूलतें दें, जहाँ पे पढ़े लिखे लोग जो आपको वोट नहीं करते आप उनको निशाना बनाएं। मैं समझता हूँ ये ज़्यादा। बिल्कुल आपने ठीक बात की। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ SBCA की, तो SBCA यहाँ पे गैर कानूनी जो मकानात है उनको मेरे ख्याल से उनको NOC दी हुई है कि आप लोग जब दिल चाहे आप लोग NOC दे दें और गैर कानूनी तजावज़ात बोलिए जो तामीरात हैं आप उनको जो है तामीर करवाएं। तो उनके पास ये किस किस्म की अथॉरिटी, उनको किसने परमिशन दी कि आप लोग जब चीज़ें बन जाती हैं उसके बाद हमारे जो है लोगों को याद आता है, डिपार्टमेंट्स तब जागते हैं कि उसके बाद वो फिर इंक्रोचमेंट भी हो रही होती है, सब चीज़ें तब हो रही होती है। उससे पहले जब इमारत बन जाती है, रिहाइश हो जाती है, लोग अपनी सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी लगा देते हैं, तो उस वक्त क्यों नहीं उनको नज़र आता है? मैम मेन पॉइंट ये है, अब आप देखिए कि मसला ये कि अगर वो पहले कार्रवाई करेंगे तो फिर उनको कुछ पैसे नहीं मिलेंगे। ये आजकल ब्यूरोक्रेसी हो या ऑफिसर्स हों, CBC से कनेक्टेड हों या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, उन्होंने सियासत, बिजनेस, ब्यूरोक्रेसी को एक कारोबार बना दिया है। अब अगर किसी का, आप फॉर एग्जांपल अगर किसी का घर बनेगा, अगर पहले ही रोक देंगे तो वो काम रोक देगा,
लेकिन आपको कुछ भी नहीं देगा। ठीक लेकिन है। अगर एक चीज़ बन गई है तो बाद में रिटर्न में वो फिर टॉक्स भी करेंगे, फिर बार्गेन करेंगे, फिर उनसे कुछ ले देकर। अब जैसे कोविड था, कोविड में एक लॉकडाउन पॉलिसी थी कि 8 बजे तक, फॉर एग्जांपल अगर 8 बजे तक आपको सारे बिजनेसेस बंद करने हैं, तो उसके बाद पुलिस डिपार्टमेंट की खुल्लम खुल्ला हमने करप्शन देखी कि 8 बजे के बाद पैसे लेकर 10-10 बजे तक कारोबार चल रहे हैं। जी बिल्कुल। आप अगर ये 8 सपोज आपके सवाल का मैं अर्ज कर लूं कि जवाब दे रहा हूं कि अगर 8 बजे आकर वो बंद करवा लें तो फिर पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो खुद ही क्राइम को और खुद ही इलीगल चीजों को हथी देते हैं, उसके बाद फिर ले देने कर बिजनेस कर कर फिर वो इस चीज को और आगे आपने बढ़ाते हैं। बहुत ही अच्छी बात की कि 8 बजे के बाद पुलिस की जो उनके कमाई का सिस्टम वो ऑन हो जाता है। अब मैं यहाँ पे अगर बात करूँ कि अगर SBCS के पास कोई भी जाता है, वो बोलते हैं कि भाई हमने इस तरह के यहाँ पे घर बनवाना है, तो पहले जो वहाँ पे आप वहाँ पे रिश्वत दें, एक सीढ़ी चढ़ते ही वहाँ पे रिश्वत जो स्टार्ट होती है। उसके बाद जब आप अपने एक ब्लॉक रखते हैं तो उस सबसे पहले जो वहाँ पे पहुँचती है पुलिस पहुँचती है। उसके बाद जो एरिया का जो DD होता है, इनके डिप्टी डायरेक्टर्स जो होते हैं वो वहाँ पे पहुँच जाते हैं, और वो इलीगल उनके जो मामला हैं वो सब उसमें उनकी इन्वॉल्वमेंट होती है। लेकिन जब चीज़ें बन जाती है उसके बाद कोर्ट का ऑर्डर भी आ जाता है कि अब आपने तोड़ देना है, तो उससे पहले उनकी जो सेटलमेंट हुई भी होती है उस पर क्यों नहीं वो उनको सपोर्ट करते हैं? मैम हमारे पास सिस्टम का बड़ा फुकदान है, पूरा सिस्टम मफलूज हो चुका है। जिस मुल्क में प्रेसिडेंट से लेकर प्योन तक सब करप्शन में मुलव्वस, उस मुल्क में मैम इनकलाब के सिवा मैं समझता हूँ कोई रीज़न नहीं है। और ये सब अवाम को ये चीज़ें सोचनी चाहिए कि अवाम भी बार बार उन लोगों को क्यों सपोर्ट करते हैं वोट के जरिए। आखिर इन ऑफिसर्स को भी जो पॉलिटिकल लोग इलेक्ट होके आते हैं वही तैनात करते हैं ना इन लोगों को। बिल्कुल ठीक। तो इन करप्ट अफसरान के खिलाफ कौन एक्शन लेगा कि कब इस तरह की इनके इनके ऊपर खिलाफ कार्रवाई मैं होगी? समझता हूँ कोर्ट्स को इंटरवीन करना चाहिए, कोर्ट्स इंस्पेक्शन लें, कोर्ट्स इनको सजाएं दें ताकि एक नया एक प्रॉपर एक न्यूट्रल सिस्टम आए। और इसके अलावा अवाम भी एक ऐसा, अगर ज़्यादा कुछ नहीं तो उन लोगों को तो एटलीस्ट नामजद ना करें या इलेक्ट ना करें बार बार, जो लोग ऐसे ऑफिसर्स को लाते हैं। और देखिए ये ऑफिसर्स का एक सिस्टम है। ये ऑफिस जो ऑफिसर्स अगर इंक्रोचमेंट वालों से या दूसरे लोगों से अगर पैसे वसूल करते हैं तो ये ऑफिसर्स बेचारे भी पॉलिटिकल लोगों को पोस्टिंग्स के एवज पैसे देते हैं। ओहो, अच्छा। जाहिर है अगर एक बंदा 50 लाख या करोड़, फॉर एग्जांपल, कहानी तो करोड़ों से भी आगे चल गई है, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल मैं एक नाम ले रहा हूँ कि वो इतने पैसे अगर सपोज लेकर एक जगह पे पोस्टेड होगा और उसे एक टारगेट दिया होगा कि यार 2 से 4 करोड़ आपको मंथली यहाँ जमा करने हैं, तो जाहिर है वो एक एज अ बिजनेस वो कोशिश करेगा कि मुझे अगर 4 करोड़ ऊपर देने तो मैं 6 करोड़ निकालूं ताकि 1-2 करोड़ मुझे भी तो मिले। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सिस्टम का बहुत बड़ा फुकदान सिंध में तरक्याती कामों के लिए क्या रकम मुख्तस की गई है? मैम तरक्याती कामों के लिए रकम तो मख्तस होती है, लेकिन मसला है तरक्याती काम नजर नहीं आते। अब काफी जगह मेरी ये तो एक सवालिया निशान है। नहीं, मेन मसला मैं आपको अर्ज करूँ कि मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में मसला, अगर सपोज मैं आपको एग्जांपल बताऊं तो ऐसे बहुत सारे रोड्स हैं कागजों में बन चुके हैं लेकिन अमलन कोई काम नहीं होता। अब सपोज अगर 6 करोड़ का कोई 6 किलोमीटर का या 7 किलोमीटर अगर 6 करोड़ का अगर कोई टेंडर हुआ है तो आपको वहाँ पे काम 1 रुपए का आपको काम नजर नहीं आएगा। वो 6 करोड़ डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर के साथ मिलकर उनको एक 50 लाख या करोड़ का शेयर दे देते हैं। बाकी MP MNs इलेक्टेड मेंबर्स जो है वो पैसे खा जाते हैं और फिर कोई अमलन काम नहीं होता। तो तरक्याती बजट ऐलानात तो होते हैं। अब जैसे मैंने आपको कहा कि 43% एनुअल डेवलपमेंट फंड में सिंध गवर्नमेंट ने इंक्रीज रखा है कि इतने फंड्स हम रखेंगे, तो फिगर्स पे तो मैं समझता हूँ जाना ही नहीं चाहिए क्योंकि फिगर्स कोई फैक्ट तो होते, एक फैक्ट या एक्चुअल तो होती नहीं है। ठीक है। अब वो एक फिगर्स मीडिया को ब्रीफिंग में बता देते हैं, फिर अमलन अगर आप उसको कोई अगर न्यूट्रल बेस में अगर कोई इन्वेस्टिगेट करे या मीडिया कर सकता है या फिर मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट इस पर एक्शन इंटरवीन कर सकती है। बाकी अवाम सबसे बेहतर इस चीज़ को अकाउंटेबल करे कि इलेक्शंस में अपना न्यूट्रल फैसला दे। ठीक है जी। कराची में मसमारी ऑपरेशन नाले पर किन लोगों ने जो लोग हैं उनको किन्हों ने लीज जारी की? मैम लीज तो ऑब्वियसली ये लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने किया होगा, लोकल गवर्नमेंट के नुमाइंदे हैं या मिनिस्ट्री ऑफ लोकल गवर्नमेंट ने ही उन लोगों को लीज दी होगी। पर मसला है कि लोकल गवर्नमेंट भी तो करप्ट है ना। लोकल गवर्नमेंट की जो मिनिस्ट्री है वो अब सब लोगों को पता है कि किस अंदाज से वो काम कर रहे हैं, किस अंदाज से। एक मेन थिंग है, देखिए ना, दुनिया में आप देखें कहीं पे भी चले जाएं, मैंने लंदन से एजुकेशन अपनी कंप्लीट की थी तो वहाँ पे एक सिस्टम है। आप दुबई चले जाएं, हम लोग फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करते हैं, वहाँ पे एक सिस्टम है। सऊदी चले जाएं, वहाँ पे एक सिस्टम है। इवन इंडिया में भी आप चले जाएं, जहाँ पे भी डेमोक्रेसी होगी वहाँ पे इक़्तिदार जो है वो निचली सतह तक मुंतकिल होता है। लोकल गवर्नमेंट के जो नुमाइंदे हमारे पास, माजरत के साथ 2015 में जो लोकल गवर्नमेंट निज़ाम आया
वो किसी काम का नहीं था, उन लोगों के पास अख्तियारात ही नहीं थे, ठीक है। फंड्स ही नहीं थे उनके पास, तो कोई क्या डेवलपमेंट कर सकता है। वो कोर्ट्स के प्रेशर में उन्होंने इलेक्शन तो कराई, अब 2015 से 2019 के बाद 2 साल तक अभी लोकल बॉडीज के इलेक्शंस जो हैं, इलेक्शंस नहीं करवा रहे, डिले पे डिले कर रहे हैं। अच्छा, इलेक्शंस ना कराने की क्या वजह लगती है? फंड्स, ओके। फंड्स की निचली सतह तक मुंतकली होगी। आप सपोज अभी फंड्स जो हैं सारे वो एक सिंध गवर्नमेंट के पास रहेंगे, लेकिन अगर लोकल बॉडीज़ के इलेक्शंस हो जाएंगे तो फिर जो है वो निचली सतह तक, काउंसलर लेवल तक, यूसी चेयरमैन, यूसी नाज़िम लेवल तक। आप सपोज अगर फंड्स मुंतकिल हो गए तो आप अगर प्रॉब्लम है तो आप जाके फ़ौरन कोई भी पब्लिक जाके अपने काउंसलर को पकड़ सकती है, कॉल कर सकती है। जी। अब चीफ मिनिस्टर को या प्राइम मिनिस्टर को अब कहाँ वो पकड़ें। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन अगर हम अपने काउंसलर्स की ऐसी बात की तो वो भी आपके हाथ में तो आते ही नहीं है। वो भी जैसे अभी बल्दियाती इलेक्शन से पहले की मैं बात करें, जब वो थे चेयरमैन्स वगैरह, तो वो लोग भी कहाँ आवाम को इस तरह से अटेंड कर, मतलब उनको एंटरटेन कर पाते थे। उनके सवालों के जवाब तो उनके पास होते ही नहीं थे। एंटरटेन तो मैडम नहीं कर पाते थे, लेकिन वो एटलीस्ट वो अप्रोचेबल थे। वो आपके गली में राब्ते में एटलीस्ट आप आवाम में इतनी जुरत थी कि काउंसलर को या नाज़िम को या यूसी चेयरमैन को वो बाजू से पकड़ सकते हैं, लेकिन किसी मिनिस्टर को, किसी चीफ मिनिस्टर को, किसी प्राइम मिनिस्टर को पकड़ना उनके बस की बात नहीं है। ठीक है। एज कम्पेयर टू अपर लीडरशिप उनके बनस्बत तो फिर भी वो एक अप्रोचेबल थे ना, कि मतलब उनके हाथ में, और ना ही इतने ज़्यादा अख्तियारात थे उनके हाथ में। हाँ, गली मोहल्लों की हद तक तो ख्यालात है। नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हमारे साथ फ्रेंड। वेलकम बैक नाज़रीन, वेलकम बैक। हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे, आपके साथ भी गुफ्तगू जारी है। मैं यहाँ पे पूछना चाहूँगी, क्योंकि जिस तरह से आपके सामने गैर कानूनी तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है, हमारी एंटी इंक्रोचमेंट जो काफ़ी एक्टिव है, लेकिन अब मैं बात करूँ, अगर मकान टूट जाना, दुकानें टूट जाना, यही सिर्फ हल नहीं है। इसका मुतबादिल क्या है? जो एक इंसान सारी ज़िंदगी, अपनी सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी लगा देता है और अपने ही आंखों के सामने अपना जो ख्वाबों का घर टूटते हुए देखता है, तो उसके ऊपर क्या गुजरती है। तो मैं चाहूँगी मोहसिन साहब, आप इसके ऊपर क्या कहेंगे, क्योंकि अभी तक मुतबादिल का जो है कोई नहीं आया है सामने, उनका बयान, कोई किसी किस्म का कोई मौक़िफ़ नहीं आया है। लेकिन इससे पहले हमने अभी लास्ट वीक अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया था बशीर सिद्दीकी साहब को, एंटी इंक्रोचमेंट के जो डायरेक्टर हैं, तो उन्होंने कहा था हम 2-2 लाख के चेक्स तो दे रहे हैं, लेकिन जिन लोगों का करोड़ों का नुकसान हुआ, हम चले लाखों को छोड़ दीजिए, जिनका करोड़ों का नुकसान हुआ, उनका जो है 2 लाख के चेक से क्या मतलब उनको फ़र्क पड़ना है? मैडम, मैं समझता हूँ ये ज़्यादती है, आवाम के साथ भी ज़्यादती है। अगर कुछ लोगों को नहीं पता, सपोज़ अगर कोई बिल्डर है, वो गैर कानूनी तरीके से सपोज से 100 गज़ का, अगर सपोज छोटी तादाद में मैं एक्सप्लेन कर दूँ मैं आपको, अगर 100 गज़ की बिल्डिंग किसी ने ख़रीदी है और वो 120 गज़ पे चला जाता है बिल्डिंग्स में, एंड देन वो उसको पूरा बना देता है और उसको पता है लीगल, लेकिन लोग जो ख़रीद रहे हैं उनको अगर इस चीज़ का नहीं पता, मिडिल क्लास के लोग अगर परचेज़ कर रहे हैं और उनको नहीं पता, और वो बाद में फिर अगर वो कहते हैं कि बाद में उन पर अगर एक्शन हो जाता है, तो मैं समझता हूँ उस बिल्डर को भी कटखड़े में लाना चाहिए, और फिर उस बिल्डर को जिस सीबीसी का ऑफिसर या लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के या मिनिस्टर हो या सेक्रेटरी हो या लोकल बॉडीज़ के उस वक्त के चेयरमैन हो या डिस्ट्रिक्ट मेयर हो या म्यूनसिपल मेयर हो, उसको भी कटघरे में लाना चाहिए और कोर्ट्स को इंटरवीन करके उन पर एक्शन लेना चाहिए, ताकि वो उन लोगों को कंपनसेट करे। अब आप किसी का 3 करोड़ का नुकसान करके आप उसको 2 लाख रुपए दे रहे हैं, तो मैं समझता हूँ ये सरासर जाती है। बिल्कुल, आपने ठीक बात की। अलादीन के मिसाल आपके सामने, जो दुकानदार हैं वो किस कदर परेशान है। उसमें से एक दुकानदार के तो वालिद का भी ऑपरेशन भी होना था, और वो आहिस्ता आहिस्ता करके जमा कर रहे थे पैसे कि उनके वालिद का ऑपरेट हो जाए, लेकिन बदकिस्मती के ये एक वो भी इसी ज़द में आ गए, इंक्रोचमेंट की ज़द में आ चुके हैं। तो ये जो दुकानदार है, जिस तरह से उन्होंने बशीर सिद्दीकी साहब हमारे पास जब आए थे, तो मैंने उनसे भी सवाल किया था। वो कहते हैं कि ये हमने एक प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को दिया था, और उस प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर ने ही इन लोगों को सारे जो है दुकानें वहाँ पे सेल की थी। तो ये हमारा इसमें कोई वो नहीं है, अब जो भी है वो जाने और वो बिल्डर जाने, जो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर था, हमारे इसमें किसी किस्म का कोई किरदार नहीं होगा। तो
तो अब या तो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ ये डिपार्टमेंट्स कार्रवाई करें, फिर वरना तो वो ऐसे ही यहाँ से भाग जाएंगे। वो बेचारों का क्या, जिन्होंने सारी ज़िंदगी का अपना मतलब जमा पूंजी वहाँ पे लगा दी है। पहली बात मैडम, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को फ्री में दिया था इन लोगों ने? नहीं, उसके भी ज़ाहिर है एनओसीज इनकी थी, उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था। मेन थिंग कॉन्ट्रैक्ट किसने किया वो भी अकाउंटेबल होना चाहिए, और प्राइवेट डीलर्स जो हैं वो भी जिम्मेदार हैं इस चीज़ के। मिलकर एक एक्शन होना चाहिए, उस एक्शन के तहत ही कार्रवाई होनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि उसके बगैर तो कोई हल नहीं है। बाकी लोगों का तो मैं समझता हूँ कसूर भी नहीं, लेकिन कुछ लोग भी इस चीज़ में जिम्मेदार हैं। अगर सपोज किसी को अगर पता है, जैसे अब बहरिया टाउन का अगर मैंने जैसे कुछ हिस्से का अगर कंट्रोवर्शियल हो गया, अब जैसे वो रजिस्ट्रीज नहीं दे रहे अभी, अब लोगों को पता है कि इतना बड़ा इशू हो गया है, स्कैंडल हो गया, अब फिर भी लोग सस्ते के चक्कर में जाएंगे। लोगों की भी एक मेंटालिटी है ना मैडम, लेकिन एक ब्रांड बन चुका है ना बहरिया टाउन। बहरिया तो एक ब्रांड, वहाँ पे भी कोने में भी दे रहे हैं, लेकिन नाम तो है ना बहरिया टाउन में दे रहे हैं। नाम तो है, लेकिन अगर आपको रजिस्ट्री नहीं दे रहे, ब्रांड आपको अगर इलीगल तरीके से मिल रही है, तो फिर आप रोए भी ना। हाँ, ये भी है, जाहिर है। लोगों के साथ फ्रॉड तो होते हैं, लेकिन कुछ लोग जानबूझकर सस्ते के चक्कर में चले जाते हैं और फिर मसाइल का शिकार भी होते हैं, फिर परेशान भी होते हैं, फिर कहते हैं हमारे साथ ज्यादती हुई, हम डिप्रेशन का शिकार हो गए। तो इन सब चीज़ों का भी लोगों को भी सोचना चाहिए, और प्राइवेट डीलर्स को भी इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। और ओवरऑल कार्रवाई मैं समझता हूँ कोर्ट्स के अलावा तो, या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के अलावा तो मैं समझता हूँ कोई सलूशन नहीं है। बिल्कुल आपने ठीक बात की है, लेकिन यहाँ पे तजावुज़ात ऑपरेशन के बाद बेरोज़गारी आपके सामने किस कदर बढ़ चुकी है, तो उस बेरोज़गारी के लिए हमारी गवर्नमेंट क्या करे, हमारी सिंध गवर्नमेंट क्या करे? मैम, बेरोज़गारी तो एक हकीकत है। बेरोज़गारी के लिए मैं समझता हूँ कि सिंध गवर्नमेंट या तो जॉब्स मुहैया करें, अगर जॉब्स नहीं इतने मुहैया कर सकती, पॉपुलेशन भी काफ़ी सारी ज़्यादा है हमारे प्रोविंस की, या चाहे अगर नेशनल लेवल पे हम चले जाते हैं, तो कोई ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाएं जिस प्रोजेक्ट्स में मैं समझता हूँ कि लोगों को जॉब्स मुहैया हों। जैसे आरओ प्लांट्स हो गए, जहाँ पे आरओ प्लांट्स लगेंगे कुछ जॉब्स मुहैया होंगी। कोई जैसे थरकोल प्रोजेक्ट हो गया, जैसे सीपैक है, और उस पर, और जैसे अगर इंटरनेशनल कंपनीज से अगर जैसे कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं, सीपैक अगर जैसे चाइना के साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट है, तो उनके साथ ये मुआहदा ज़रूर करें कि आप भले आप डेवलपमेंट्स आप करें, लेकिन उनमें आप हमारे अपने लोगों को आप एडजस्ट करें, ताकि कुछ तो एटलीस्ट रिलीफ मिले। बिल्कुल ठीक है जी। जिस तरह से आपको मालूम है कि सिंध बजट में हंगामा आराई, आखिर जो है ये बजट क्या है, मतलब जिस तरह से हंगामा आराइयाँ की जा रही हैं, असम्बलीज़ में शोर शराबा किया जा रहा है, तो मतलब ये इस तरह से चलता रहेगा या इसका कोई हल निकलेगा मुस्तकिल? मैम, ये तो एक ट्रेंड बन चुका है कि कोई भी तनकीद बराए तनकीद होनी चाहिए जी। तनकीद बराए तनकीद नहीं होनी चाहिए, सॉरी, तनकीद बराए इस्लाह होनी चाहिए। जी हाँ। यहाँ पे अगर ऑपोजिशन वाले हैं तो उनको हुकूमत पे तनकीद चल रही है ना, यहाँ पे तो तनकीद बराए तनकीद चले। अगर कोई देखें, कोई गवर्नमेंट अगर बेहतर काम कर रही है तो उससे भी सराहना चाहिए, बिल्कुल सराहना चाहिए। अगर और बार बार मतलब मैं पता है कि बस इस गवर्नमेंट के साथ या इस चीफ मिनिस्टर के साथ हम पर्सनल हैं, और फिर जाके, और मेन मसला ये कि आजकल ट्रेंड बड़ा गलत चल गया है, जब जैसे गैर पार्लिमानी गुफ्तगू, गैर पार्लिमानी ज़बान का इस्तेमाल किया जाता है, वो बजट सेशंस हों या टॉक शोज़ हों। अब जैसे 8-10 दिन पहले आपने देखा होगा कि नेशनल असेंबली में जो हुआ, किस अंदाज से पार्लियामेंटेरियंस ने जो रवैया अख्तियार किया, जी, पूरा सोशल मीडिया, पूरी मतलब दुनिया इस तरह की इनकी हरकतें देख रही है कि एक पॉलिटिशियन है और वो किस तरह की हरकतें कर रहे हैं। और उसके बाद आपने देखा बलूचिस्तान असेंबली में जो हुआ, उससे पहले हुआ कि एक टॉक शो एक्सप्रेस न्यूज़ पे था, उस पर जो एक मावन खुसूसी साहिबा थी फिरदौस आशिक अवान साहिबा, उन्होंने जो एक पीपल्स पार्टी के एक MNA के साथ जो रवैया अख्तियार किया, ये दुरुस्त नहीं है। देखें, अगर ये कड़ियाँ हैं सारी, अगर 10 दिन पे आप चले, अगर फिरदौस आशिक अवान पे एक्शन होता तो नेशनल असेंबली का वाक़या नहीं होता। नेशनल असेंबली में अगर इस तरह की गुफ्तगू करने से 10 दफ़ा सोचते लोग, और उसके बाद उल्टा ये हुआ कि उनको हथी मिल गई नेशनल असेंबली में MNAs ने जो किया, और उसके बाद फिर अगर आप देखें कि उसके बाद बलूचिस्तान असेंबली में जो उन्होंने चीफ मिनिस्टर के साथ किया, ये सब चीज़ें एक्सेप्टेबल नहीं है। और मैं समझता हूँ कि हमें एक पॉजिटिविटी की तरफ जाना चाहिए और इन सब चीज़ों से हमें निकलना चाहिए। और अब तो इंटरनेशनल मीडिया पे अगर आप देखें तो लोग हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। अगर इंडियन मीडिया पे आप देख लें कि वो बार बार इन वैसे वाक़यात का जिक्र कर रहे हैं कि इनके पार्लियामेंटेरियंस का ये हाल है, तो अवाम का और मुल्क का क्या होगा? बिल्कुल आपने ठीक कहा। अगर हम बात करें सिंध गवर्नमेंट की, तो सिंध गवर्नमेंट ने, आपको क्या लगता है, तरक्याती कामों के लिए मतलब अभी जो इनके तरक्याती कामों का इनको जो बजट मिला था, उसमें से इन्होंने कोई तरक्याती कामों के पे बजट लगाया अपना, कोई उन्होंने कोई इनकी आपको कारकर्दगी नज़र आ रही है? मैम, सिंध में जैसे NICVT का काम इन्होंने किया है, वो बेहतर काम किया है, मैं सराहना चाहिए। और
बहुत सारे कुछ रोड रास्तों के काम भी उन्होंने किए, ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा सिंध गवर्नमेंट का फेलियर है करप्शन। कि आप सिर्फ इतना कंपेयर करेंगे, 5 साल पहले जो लोग रेंट के घरों में रहते थे आज वो अरबोपति हो गए, आखिर कुछ तो है ना गड़बड़। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि मतलब एकदम से इतनी जल्दी अगर हम एक छोटी सी बात कर दें, एक एसएचओ की, जो एक एसएचओ जो है बाइक पे आता था, मतलब अब तो खैर बाइक वाला ज़माना ही नहीं है, एक मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि उनकी अगर सैलरी है 35-40, तो वो किस तरह से लैंड क्रूजर्स और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ वो अफोर्ड कर रहे हैं। उनके पास ये कहाँ से इतना सरमाया, उनका फ़ोन्स उनके पास अच्छे वाले ब्रांडेड, मैं यहाँ पे ब्रांड का नाम लूँगी तो वो अब मैडम 40 से 50 हज़ार सैलरी वाला बंदा अगर आप समझें कि 1000 2,000 गज के घर परचेज करे, हाँ बिल्कुल, तो ज़ाहिर सवाल निशान जो हाँ है। ये बात तो जाहिर सी बात है, ये तो बाद में आ जाती है जब आपके पास प्रॉपर्टी है, तो ये आपके बाकी के अखराजात हैं कि फ़ोन और बड़ी गाड़ियाँ अफोर्ड करना, तो ये तो खैर मतलब एक छोटी सी, ये एक ऐसे जो एक छोटा रैंक का बंदा है। तो अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट के नुमाइंदों की, जो अभी MNS MPS बने मतलब बनने से पहले उनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आ जाती हैं, वो सब उन्हें कौन प्रोवाइड करता है? नहीं मैम, डिपेंड करता है ना। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो आबा अजदाद से इस चीज़ हाँ को लेके जा रहे हैं। जैसे मेरे फैमिली का अगर आप बैकग्राउंड पे चले जाएं तो मेरे ग्रैंडफादर भी बॉम्बे लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर थे। अब हमारे तो आबा अजदाद से कुछ फैमिलीज ऐसी हैं सिंध में या पाकिस्तान में जिनके पास है, वो तो ठीक है, लेकिन कुछ लोग हैं ऑल ऑफ अ सडन इक़्तिदार में आने के बाद उनमें एक चेंज आ जाता है। यही सवाल है, उनमें चेंज आ जाता है। नहीं, आपने सवाल किया कि वो इक़्तिदार से पहले उनके पास कैसे आ जाता है सब मेरा कुछ? सवाल तो एसएचओ के लिए था ना, मतलब आप अभी बात कर रहे थे, तो उस हवाले से चले ठीक है, इक़्तिदार के बाद उनके पास कहाँ से आ जाता है ये सब? तो वो एक सवाल या निशान है कि ऑल ऑफ अ सडन कैसे चेंज आ जाता है। और अगर इक़्तिदार के बाद आ जाता है तो फिर ये ज़्यादती है, एक्शन होना चाहिए। पर मसला अवाम का भी है ना, अवाम फिर ऐसे लोगों को बार बार सपोर्ट करती हैं। अवाम उनको फील कराए कि आप गलत कर रहे हैं और हम आपका साथ नहीं देंगे, तो फिर वो इस चीज़ से रुकेंगे। लेकिन ये स्टॉप ही नहीं हो रही चीज़, और दिन ब दिन वो ख़राब से ख़राब तर की तरफ जा रही है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा जी, ये जो अभी गैर तजावुज़ात के खिलाफ जो ऑपरेशन हो रहे हैं, इसमें जो मुतासरीन है, उन मुतासरीन ने किसी ने आप लोगों से कोई कांटेक्ट किया किसी किस्म का? देखिए, हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी, सपोज अगर मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है या मेरी नेशनल असेंबली है, तो वहाँ के लोग मुझसे रब्ता करते हैं। वहाँ पे भी जो इलीगल है हम उनको सपोर्ट नहीं करते। हम कहते हैं यार इलीगल है, आपने गलत काम किया था। बाकी अगर किसी पे FIR कट जाती है, क्योंकि कुछ लोग रेजिस्ट करते हैं, सपोज ज़ाहिर है कुछ 20 साल से जो लोग रह रहे हैं, सपोज कुछ रोड, सपोज अगर मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी पे आप चले जाएं तो वहाँ पे कुछ लोग रेजिस्ट कर रहे थे, तो रेजिस्ट पे उन पे एक्शन हो रहा था, तो हम इतना उनको रिलीफ दे रहे हैं कि उन पे FIR ना हो, उन पे कोई कानूनी एक्शन ना हो। बाकी जो चीज़ इलीगल है उसे हम भी ओपनली आपके प्लेटफॉर्म से मैं कहता हूँ कि उसे मिटना चाहिए, उसे टूटना चाहिए और उसे गिरना चाहिए। बिल्कुल ठीक, क्योंकि ज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के हम एहतराम करते हैं। उन्होंने फैसला किया था सोच समझ के किया है, और बाकी बहुत ज़्यादा तजावुज़ात जो है वो गैर कानूनी बढ़ चुके थे, जिससे मतलब गली मोहल्ला बहुत कंजस्टेड हो जाया करता था। तो अगर ये उनका फ़ैसला है तो एक अच्छा फ़ैसला है, लेकिन उसका कोई मुतबादल भी होना लाजमी है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है बेघर हो गए। अच्छा, अब अगर बात करते हैं नालों की, मूसा कॉलोनी वाला लाना और नाला, और मतलब इस तरह के जो कराची में बड़े बड़े नाले हैं वो मतलब कायम हो जाते हैं, उसके बाद इन लोगों को नज़र आता है, उससे पहले क्यों रही ये सारी चीज़ें देख रहे होते हैं? मैम मसला ये कि वो काम कोई ऑफिसर्स या CBC वाले काम करने के लिए तैयार नहीं है। ये तो आप डिफरेंस से बाहर के लाके आप बता रहे हैं, लेकिन CBC यहाँ पे तो लोग चलो टैक्स भी कम देते हैं, टैक्स रेवेन्यूज भी हो जाता है। आप CBC का हाल देख रहे हैं, डिफेंस, आपको याद होगा पिछले साल जो बारिशों में डिफेंस का अशर हालत हुआ, हम सब वहाँ के सिटीजन्स हैं। आप देखेंगे वहाँ पे लोगों ने किस अंदाज से किया कि मतलब हर बंदा टैक्स देता है CBC में। मतलब डिफेंस में तो तस्वुर ही नहीं है कि आप लाइट का बिल ना दें या आप टैक्स ना दें, लेकिन पानी फिर भी 100% टैक्स की वसूली होती है। आप, मुझे याद है मेरा घर है, मैं टैक्स वसूल करता हूँ, मेरे घर के सामने भी इतना पानी था। और डिफेंस तो ऐसा इलाका है, सारे सिंध से अगर आप सपोज अगर 200 मेंबर्स हैं या 200 और इलेक्शन कंटेस्ट करने वाले लोग हैं, 400 इलेक्टेबल्स हैं अगर, या 200 से 400 सारे लोगों का घर वहाँ पे कराची में, क्योंकि कराची इज कैपिटल ऑफ प्रोविंस, सारे लोग बैठते हैं। अब वहाँ के हमारे घरों के सामने आप कंपेयर करेंगे फेज 6 में या फेज 5 में इतना पानी खड़ा हुआ है, तो फिर आप CBC पे सवाल या निशान है। और उसके बाद जैसे नालों का आपने जिक्र किया कि गैर कानूनी तजावुज़ात हैं, उसकी वजह से कोई सेवरेज का सिस्टम नहीं है,
और बहुत सारे मसाइल हैं। सीवरेज का सिस्टम तो बहुत ही दरम बरम है, हमारा पूरा कराची ही सीवरेज के जो सिस्टम है उससे परेशान है। और अच्छा, जहाँ तक बात करते हैं अगर हम उसके वाटर एंड सीवरेज की, तो वो तो कहते हैं कि हमने जगह जगह हम जो है काम कर रहे हैं, और मतलब सीवरेज की जो लाइनें हैं वो फट जाती हैं, उसके बाद उनको इन्फॉर्म किया जाता है, 12 मरतबा उनको बताया गया। हमने अपने ही प्लेटफॉर्म से कितनी दफ़ा उनको मतलब यहाँ पे आवाज़ उजागर की अपने बाखबर कराची के प्लेटफॉर्म से, लेकिन किसी किस्म का उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि जब हम बताते हैं उसके बाद भी उनको, अच्छा इन्होंने इलीगल कनेक्शंस भी इतने कर दिए हैं कि इनको अब कोई फ़र्क ही नहीं पड़ना है। मैम, जब तक एहतजाज नहीं होता, जब तक इन लोगों को कोर्ट्स इन पे एक्शन नहीं लेती या लोग इनको जलील नहीं करते, तब तक ये किसी भी चीज़ को सीरियस नहीं लेते। अब जैसे लास्ट ईयर देखें, जो बरसातों में जो कराची पूरे का हाल हुआ या डिफेंस का स्पेशली हाल हुआ, उसके बाद लोग निकल आए रस्तों पर, लोगों ने सीबीसी के सामने एहतजाज किया, इनको सबक सिखाया। अब ये कुछ सीरियस हुए हैं, अब डिफेंस में एटलीस्ट कुछ थोड़ा बहुत काम हो रहा है। अब देखना ये कि काम कितना इफेक्टिव है, वो तो जब बरसात होंगे तब पता चलेगा कि क्या होगा। थोड़ा बहुत तो ये बोर्ड्स वोर्ड्स लगाएं, थोड़ा सीरियसनेस थोड़ी नज़र आ रही है। तो ये भी एक बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। हमारे जो नाज़रीन हैं उन्हें क्या पैगाम देना चाहेंगे, क्या मैसेज देंगे? मैं समझता हूँ कि लोगों को भी इलीगल चीज़ों से गुरेज करना चाहिए हाँ। अगर तजावज़ात पे आ जाते हैं। और दूसरी चीज़, अभी कोविड का एक ज़माना है और दुनिया, मैं समझता हूँ, अब नॉर्मल की तरफ जा रही है। और नॉर्मल की तरफ जाने का सबसे बड़ा मैं समझता हूँ कि वे आउट यही है कि हम वैक्सीनेशन की तरफ जाएं। लोग वैक्सीनेशन से घबरा रहे हैं या समझते हैं कि वैक्सीनेशन के कोई साइड इफ़ेक्ट्स हैं। हाँ, वो मैग्नेट हो जाते हैं, मैग्नेट हो जाते हैं या कोई अल्लाह माफ़ करे पोस्ट सोशल मीडिया पे आ रही थी कि 2 साल में शायद वो मर जाएंगे। तो मैं कहता हूँ कि हकीकत का इस चीज़ से कोई ताल्लुक नहीं है। हमें वैक्सीनेशन की तरफ जाना चाहिए और यही एक रीज़न है कि हम दुनिया को वापस नॉर्मल की तरफ जाएंगे। और मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह जल्दी दुनिया नॉर्मल की तरफ जा रही है इंशाल्लाह। और हम बेहतरी की तरफ जाएंगे। और हम इंशाल्लाह वापस अपना वो पुराना जो पाकिस्तान था वो देखेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। मखदूम मोहसिन साहब हमारे साथ मौजूद थे। जिस तरह से आपने हमारी आज की गुफ्तगू सुनी नाजरीन, आपको पता है कि हम हमारे जो प्रोग्राम करने का मकसद है आपकी आवाज़ आला हुक्काम तक पहुँचाना, उन ऐवानों तक पहुँचाना कि इसका कोई हल निकले। इसी के साथ जैसे कि मैंने अपने इंट्रो में जिक्र किया कि आज का जो मेरा ड्रेस जो मुझे स्पॉन्सर किया गया है वो सनी पोशाक की तरफ से मुझे भेजा गया है। आप लोग भी जाके इनके फेसबुक और इंस्टाग्राम पे विजिट कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी कलेक्शन उन्होंने अभी न्यू कलेक्शन इनकी समर के हवाले से आई है, तो आप लोग जाके विजिट करें। बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में ये अपनी नई कलेक्शन लेकर आएँ। और इसी के साथ अपनी मेज़बान निदा आसिफ को दे इजाज़त। मुझे मेरे जो आने वाले मेहमान हैं उनको अपने दुआ में याद रखें, मेरी पूरी टीम को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।